अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच और फिक्र के नए ज़ाविये नए अंदाज प्रोग्राम कुरान और सेहत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रुखशंदा बिलाल। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ने की सलाहियत यानी कुव्वत मुदाफ़त रखी है। अगर ये कुव्वत स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी लाइफ फितरत के असूलों के मुताबिक गुजारेंगे, यानी अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल ठीक और हेल्दी रखेंगे। अपने रोज़मर्रा रूटीन में अगर हम एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बना लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये बेस्ट होगा। और स्पेशली ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको अच्छा और खुशगवार रखें, क्योंकि माहौल इंसान के माइंड और बॉडी दोनों पर इफ़ेक्ट करता है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्टमक डिजीज़ के हवाले से है। स्टमक जो कि हमारी बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है, ये ग़िज़ा को हज़म करता है। अगर हमारी बॉडी का ये जो स्टमक है यही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी होल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील मेहरवी, मेडल ऑफ मेरिट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन तमाम बीमारियों का इलाज और एहतियाती तदाबीर बताएंगे। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि स्टमक डिजीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे तेज़ाबियत की प्रॉब्लम आ रही है, ग़िज़ा का हज़म ना होना, ये इसके पीछे क्या रीज़न है? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात यह है रुखशंदा के सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त जो है वो पानी का इस्तेमाल है, और जो पानी हम पी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा चिल किया हुआ लेते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम बर्फ़ का इस्तेमाल जो है वो कर सकें। और अगर बर्फ़ नहीं है तो हम फ्रिज के ऊपर और निचले वाले खानों से हम वो चिल किया हुआ ठंडा पानी लेते हैं, जिससे हम अपने स्टमक का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, और उसके अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर है, जो उज़लात होते हैं, पट्टे होते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला एक हरारत जो है वो प्रोवाइड करता है, और उस हरारत के आने से हमें भूख लगती है, और उसी से लाइसन एक साल्ट है जो स्टमक के अंदर पैदा होता है, और फिर जो खुराक हम खाते हैं उसी हरारत ने उस खुराक को जो है वो जुज़्वे बदन बनाना है, और उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करना है और हज़म करना है, और उससे अच्छा खून बनेगा और जुज़्वे बदन होगी वो खुराक। हम क्या करते हैं कि हम ठंडा पानी पी के या ठंडे मशरूबात लेके या हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम अपने उस मैदे की उस हरारत को और गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो लेयर होती है हम उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्न कर रहे होते हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो ये होगा कि जो खुराक हमने खाई अगर वो बहुत अच्छी भी है आपके नज़दीक, तो वो खुराक आपकी मैदे के अंदर जिसने 3 घंटे पड़े रहने के बाद प्रोसेस होके आगे जाना था वो 6 से 8 घंटे पड़ी रहेगी। फैशन ही बन चुके हैं कि हम खाना लेते हैं और साथ कोल्ड ड्रिंक्स जब तक ना लें हम ग़िज़ा वो खाते ही नहीं, खाना ही नहीं हम खाते। देखें, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अगर हम देखें तो इतने सारे प्रॉब्लम और मसाइल और बीमारियां हैं, और इतने केमिकल्स और एसिड्स हैं, लेकिन हम पहली बात है कि हम ओवर ईटिंग इतनी करते हैं कि खाना शुरू करते हैं तो हमने उस खाने से पहले पानी बिल्कुल नहीं पीते, खाने के दरमियान में पानी नहीं पीते और खाए जा रहे होते हैं। और अगर मुझ जैसा कोई बंदा वहाँ बैठ के खा रहा हो और वो पहले पानी मांग ले या पानी की तरफ हाथ उठा ले, तो कई बैठे हुए कह रहे होते हैं कि भाईजान आपने पानी से ही पेट भर लेना है, तो खाना क्या आपने? बेसिक ज़रूरत जो नीड है, मैं आपको एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ, ख़वातीन को समझ आ जाएगी घरों में। जब आपने आटा गूंदना होता है तो जिस बर्तन में आप आटा गूंद रहे होते हैं उसमें अगर आप डायरेक्ट खुश्क आटा डालकर उसके ऊपर से पानी डाल के अगर आप उसको गूंदना शुरू कर देंगे तो वो नीचे उस बर्तन के साथ देर तक चिपता रहेगा, और उसके बाद गिल्टियाँ सी बनेंगी और वो आटा आपका उतना अच्छा नहीं गूंदा जाएगा। लेकिन अगर उसको अच्छा गूंदना हो तो पहले उस बर्तन के अंदर जो समझदार ख़वातीन है वो पहले थोड़ा सा पानी डालती हैं, फिर उसके ऊपर आटा छानती हैं, और उसके बाद फिर और ऊपर पानी डाल के उसको जब वो करती हैं तो बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि पानी जो है वो खाना खाने से पहले शुरू में ले लें, और उसके बाद पानी दरमियान में लें, आखिर पे पानी जो है वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और अगर कोई लुकमा अटक रहा है या कोई गले में कोई या खुराक की नाली में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उस वक्त हम रक्षंदा में एक आध घूंट पानी लेना चाहिए।
फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम 1 गिलास पानी लें, और दरमियान में जो शुरू में और दरमियान में जो हमने पानी लेना है वो भी हम गर्म पानी जो है वो लें। गर्म पानी का इस्तेमाल जो है, पानी का 1 गिलास पी लेते हैं तो खुराक जितनी हम एक्स्ट्रा खाते हैं वो हम नहीं लेते, मतलब नहीं देखें पानी का मकसद भी था, अच्छा और नहीं देखें हम ये समझ के खा रहे हैं कि ये हमारे लिए दुनिया का आखिरी खाना है और इसके बाद हमें नहीं मिलेगा। हम ओवर ईटिंग इतनी ज्यादा करते हैं, बसियारखोरी, और हम ये समझते हैं कि हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा हमारी कोई सेहत अच्छी बनेगी। माएँ अपने बच्चों को वो जिसे कहते हैं ना जबरदस्ती ठोंस ठोंस के खिला रही होती हैं, फिर वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती। आप उनको चॉकलेट देते हैं, आप उनको डिफरेंट टॉफीज देते हैं, आप उनको आइसक्रीम्स देते हैं, आप उनको बर्गर्स देते हैं, आप उनको चटपटी मुरगन चीजें देते हैं, निमकोस वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं, और उसके साथ आप उनको चाय देते हैं, फिर दूध जो देना है उसमें भी पत्ती डाल देते हैं। सारी चीज़ों से उसके जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की या सर्दी खुश्की का अंसर आ रहा है, जिसकी वजह से वो लाइसन जो साल्ट है स्टमक के अंदर जो कुदरती तौर पे फितरी तौर पे पैदा हो रहा होता है, जिसने भूख लगानी है और उसके बाद फिर हरारत आनी है उसमें, और उस हरारत से खुराक हजम होनी है। हम उस खुराक को तो उस जगह पे लेके जा ही नहीं रहे, तो हजम कैसे होगी। और इतना ज्यादा खा रहे होते हैं कि हम समझते हैं कि इससे ज्यादा अच्छी सेहत बनेगी। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान की इस आयत की हम सख्ती से नफी कर रहे होते हैं कि कुलू वशरबू वला तसरफू, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है। अल्लाह फरमाते हैं खाओ पियो और इसराफ, हद से तजावुज न करो, अल्लाह अल्ले तल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। हमारे यहाँ स्पेशली होता है ये, अगर हम किसी फंक्शन पे स्पेशली शादियों वगैरह में जाते हैं, अपनी प्लेट्स इतनी वो भर लेते हैं कि हमने ये खाना अभी का अभी खत्म करना है। यहाँ पे हम एक कॉल लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ लाहौर से। जी मोहम्मद यूसुफ। जी ये मेरा मसला है कि मुझे जब से खारिश बहुत होती है जिस्म में, डस्ट से लाल हो जाते हैं मेरे। डस्ट से मैं खारिश करते करते मेरा दिल करता है कि मैं सारा जिस्म छील लूं। जी कितने अरसा से ऐसा हो रहे हैं? ये कुछ 4-5 साल से हो रहा। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। आई थिंक ये कहना चाह रहे थे कि डस्ट की वजह से डस्ट एलर्जी जिसे हम कहते हैं ना, आम रूटीन में डॉक्टर्स हजरात कहते हैं कि डस्ट से एलर्जी है, कुछ को कहा जाता है पॉलन से एलर्जी है। आज मौसम आप देख लें कि पाकिस्तान का, लाहौर का खास तौर पे, पंजाब पूरे का जो पेशन गोई है उसको भी अगर हम सामने रखें तो आज बहुत सारे रक्षांदा वो लोग जो नज़ला ज़ुकाम के दायमी मरीज़ हैं, नज़ला ज़ुकाम के, या जिनके दमा और अस्थमा की प्रॉब्लम और अटैक्स होते हैं, आज उनके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसाइल ये मौसम पैदा करेगा। तो वो घरों में बैठे हुए अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो वो अदरक ले लें, मुलट्ठी ले लें, ज़ीरा सफ़ेद ले लें और सब्ज़ पुदीना ले लें, इसका कावा बनाएं, मौसम को एंजॉय भी करें। और ये जो सर्दी की वजह से आपको जो मसले आएंगे और आपका सांस उल्टेगा, नेबुलाइज करवाएंगे या इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे, इससे भी आपकी जान छूटेगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ अदनान है। जी अदनान। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। कहाँ से जी? फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद से। जी बताएं। डॉक्टर साहब मुझे एच प्रोरी पॉजिटिव आ रहा है, कोई 5-6 माह हो रहे हैं, मैं इसका इलाज करवा रहा हूँ डॉक्टर। किस चीज का जी? जी एच प्रोरी। आवाज नहीं आ रही आपकी सही। सर जी एच प्रोरी की बात कर रहा हूँ। एच पाइलोरी का ठीक हो गया जी, 5-6 महीने से और इलाज करवा रहे हैं जी। एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। ठीक है जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब एच पिलोरी के जो है पेशेंट्स पे आजकल बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए ये हमारा जो मैदा है ना, जब इसको हम खराब करते हैं, एसिडिटी और तेजाबियत जब पैदा होती है और वो जब जिस्म के अंदर रुकती है, यही तेजाबियत जब जिगर में जाएगी तो जिगर के इंटरनल फंक्शन को, उसमें जब सोजिश होगी तो उस फंक्शन को ख़राब करेगी और फिर हम यरकान या हेपेटाइटिस की तरफ चले जाएंगे। और अगर इसने इफेक्ट, इसी तेजाबियत ने इफेक्ट अगर सप्लीन पे, तिली पे किया तो सप्लीन का सक एंड सेक्रेशन का अमल जो है वो रुक जाएगा। सप्लीन का काम, तिली का काम होता है कुछ फासद मादों को सक करना, अपने अंदर ला के उसको बर्न कर देना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो सक करके बर्न नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो सक्रीशंस करवाती है, जिस्म से उन फासद मादों को एलिमिनेट करने में मुआवनत करती है। इसी तरह से एच पाइलोरी जो है ये बहुत सारे मरीजों के अंदर इस वक्त ये बड़ा मसला पाया जा रहा है, और हम इसका इलाज जो है वो सिर्फ एक ही स्कूल ऑफ थाट यानी फरंगी तिब के ऊपर रखे हुए हैं कि हमने एलोपैथी में ही इसको लेकर चलना है। बेसिक्स अब अगर देखें रक्षंदा, तो ये जो एच पाइलोरी के पेशेंट्स हैं ये इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं
कि वो तो अपने घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, बल्कि जो घर से बाहर काम पे गए हुए हैं, जॉब्स पे, उनको बुला लेते हैं कि बस मैं मरने वाला हो गया हूँ, मुझे पता नहीं क्या होने लगा है, ऐसे कोई मेरी ये छत गिरने लगी है, फलां ऐसे होने लगा है। वो मिनट में ऐसे ऐसी अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं और घर वाले फिर उनका जो है ना वो कुछ टाइम के बाद मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एच पायलोरी की वजह से है, उसके सिम्टम्स हैं, उसकी इलामात हैं, क्योंकि ये जब नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है तो असाब वीक होते हैं। जब असाब कमजोर होते हैं तो उस वक्त इनके मसाइल जो है ना वो असाबी ये पेशेंट हो जाते हैं। की रोशनी में देखा जाए तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या ट्रीटमेंट इसका? देखें, एक तो यह है कि अदरक, जीरा और पुदीना और कलवंजी इसका कावा बना के उसको लें, और जो अल्लाह का निज़ाम सेहत है उसकी तरफ ही आ जाएं। उसमें खुराक को भी देखना पड़ेगा और उसके साथ इनकी मेडिसिन जो है वो तिब्बे नबवी के मुताबिक होगी, तो ये हफ्तों में ठीक होते हैं और रिपोर्ट्स इनकी जो है वो नेगेटिव हो सकती हैं। दूसरी बात के मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि उनके जो मिलने जुलने वाले आना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो ये भी रक्षंदा कहना शुरू हो जाते हैं कि इनके ऊपर कोई जिन्नात का साया हो गया, इनके कोई चुड़ैलें चिमड़ गई हैं, इनके ऊपर कोई किसी ने जादू कर दिया, टूना कर दिया हुआ है। अवॉइड करते हैं लोग, अवॉइड नहीं करते, बल्कि वो लोग जाके ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, और वो जो जाली नजूम, जाली पीर और इस तरह से जो लोग बैठे हैं उनके पास जाके अजीब किस्म के उनसे दम मंतर करवा रहे होते हैं और अजीब ऐसी शिरक वाली चीजों को जो है ना वो अपना रहे होते हैं, और वो जिनसे करवा रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि ये असल मसला क्या है। तो ऐसे मरीज, ऐसे जो लोग हैं उनका ख्याल करें, उनको तिब्बे नबवी की तरफ लेकर आएं, ये मुस्तकिल ठीक हो सकते हैं। और इनका मजाक नहीं उड़ाएं, या इनको ये ना समझें कि ये ऐसे ही बस इनके पता नहीं वहम पड़ गया हुआ है, या ये ऐसे ही जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो एच पायलोरी जो होता है ये जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा, पेशेंट क्रॉनिक होता जाएगा, उसी तरह से इनके ये मसाइल जो है वो तेजी से बिगड़ते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो गैस्ट्रिक पेन होती है इसकी क्या रीजन है? देखें, मैदे के अंदर जब भी दर्द होगी ना, मैदा बेसिकली उजलात का बना हुआ है, पट्ठों का है, और इसके अंदर एक हरारत होनी चाहिए। जब मैदे के पट्ठों में सर्दी खुश्की आएगी तो पट्ठे जो है ना उसके वो जो है स्ट्रिच होंगे, खिंच जाएंगे, उसकी वजह से फिर उस खिंचाव की वजह से मैदे में दर्द हो रही होती है। इसका फौरी हल होता है गर्म पानी करके उसको गरम गरम पानी पिला दिया जाए, फौरी दर्द ठीक होगी। या अदरक, जीरा और पुदीना का जो कावा मैं बताता हूँ, ये कावा बना के उसको पिलाना शुरू कर दें। कफ खत्म होने से पहले जो है वो आपकी दर्द जो है वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे हम फरंगी तिब की तरफ जाएंगे तो वहां ये पोजीशन मिलती है कि वहां तो डॉक्टर जाते ही ड्रिप लगा दी, टीके लगा दिए इतने सारे, और उसके बाद भी वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। लेकिन जब दवाइयों का या उन टीकों का असर खत्म होगा तो उसके बाद फिर दर्द जो है वो वापस आ गई होती है। पेशेंट देखे हैं जो कि मेडिसिन का कंटिन्यूअसली इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एकदम से जब आपको स्टमक की पेन होती है तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त? फर्दर मैंने बताया कि उसको जो कावा बताया वो कावा लेना चाहिए ना, और उसके बाद गर्म पानी पे वो चले जाएं। और खुराक जो है वो हम आपको अभी प्रोग्राम के एंड पे जाके आपको ग़िज़ाई चार्ट बताएंगे कि खास तौर पे वो लोग जो मैदा के मरीज हैं, जिनके तजाबियत, एसिडिटी वगैरह जो है वो रहती है और कॉन्स्टिपेशन स्वेयर रहती है, और वो समझते हैं कि हम मैदे के दायमी मरीज बन चुके हुए हैं, बल्कि वो ओमेगा, राइजेक, फमेटारिन, स्मेटारिन साल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ जो वो रोज़ाना बिला नागा खाए चले जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि खाने के बावजूद भी अब वो हमारे मसाइल जो है वो कवर नहीं हो रहे। बिल्कुल, यहाँ पे हमें कॉल लेते हैं, कमरुद्दीन है हमारे साथ। जी कमरुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, अच्छा डॉक्टर साहब आपसे मशवरा करना था। जी बताएं। जी अच्छा सर, ये शुरू में गुटखा पान खाने से दांत कमजोर हो गए, मसले कमजोर हो गए। अच्छा, मुख्तलिफ पेस्ट इस्तेमाल किए, फायदा नहीं हो रहा सर, इसके लिए क्या? जी ठीक है सर, ठीक हो गया जी। गुटखा, पान वगैरह का इस्तेमाल और सिगरेट का इस्तेमाल स्टमक के लिए बहुत इंतहाई नुकसानदेह है, और मैदे के कैंसर का, आंतों के कैंसर का, और मुंह के कैंसर का, जुबान का कैंसर, गले का कैंसर। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि एक साइड पे हम अगर इन्हीं साहब को अगर हम कोई बंदा पूछे ना कि यार आपने फलां चीज क्यों नहीं कर रहे, या इस तरह से, यार मुल्की हालात इस तरह से हैं, माशी घरेलू परेशानियां बहुत हैं, मेरा बजट पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि वो जो रोजाना 100-150-200 रुपए के सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जो 100-50 रुपए के पान खाने वाले हैं, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक को हमने फैशन बनाया हुआ है कि हम सिगरेट का पैकेट लेने के लिए जब किसी सिगरेट वाले के वो जाते हैं शॉप पे, तो वहां पे पान शॉप भी है, वहां फिर हमने पान भी लेना है और उसके बाद फिर हमने कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है। अपनी सेहत का बेड़ा गर्क तो हम खुद कर रहे हैं, और कभी हमने ये सोचा ये जितना बजट हम अकेले जो है वो बाहर इन चीजों के ऊपर, इन मुजरे से चीजों के ऊपर गुजार रहे हैं, यही पैसे अगर हम घर में बकरे का गोश्त ले जाएं, थोड़ा सा चाहे 1 पाव ले जाएं, उसकी यखनी बना के
तो बच्चों को भी पिलाएं, घर वालों को भी पिलाएं, खुद भी पिएं, या उसको शोरबे वाला सालन बना के अगर हम लें तो इससे हमारी कितनी सेहत तंदुरुस्ती जो है ना हमारी और वो बाहर रहती है, हमारी एनर्जेटिक हम कितना बेहतर होते हैं, हमें विटामिन और ताकत की जो गोलियां और जिनके पीछे हम भाग रहे होते हैं उनसे हमें कितना जो है ना वो हम बचेंगे और इनसे कितना फायदा होगा। लेकिन हम इससे बिला इम्तियाज हम इन चीजों की तरफ पैसा भी खर्च कर रहे हैं, फिर कुछ अरसे के बाद होता है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम जो है ना वो बहुत ज्यादा बजट जो है ना वो अपना और डिस्टर्ब करते हैं डॉक्टर्स की भारी फीसों पे, उनके टेस्टों पे, और फिर उनकी वो जो नुस्खा जात लिखे जाते हैं जो थ्रू आउट फिर हमने बस हमारा एक महीने बाद हमें ये पता होता है कि घर में आटा डालें या किसी के कपड़े या बच्चों की फीसें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन वो जो दवाइयों का शॉपर, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर के दरमियान लिंक है वो कंटिन्यू रहेगा। जी यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, मियाँ जी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं नूर गल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ना गल करनी। जी बताइएगा जनाब। डॉक्टर साहब जी जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुछ महीना डेढ़ महीना हो गया, खांसी बड़ी आ रही है और काफी दवाइयां भी लै चुके हैं, हकीमा को भी डॉक्टर को भी, खांसी बंद नहीं होती, रेशा भी काफी निकल रहा है। खुराक में क्या बताया आपको उन्होंने? खुराक उन्होंने यही दसी चावल नहीं खाने ते बादी चीजा नहीं खानी। बादी चीजें तो बेशुमार हैं, आप क्या नहीं खाना ये बताएं इसके अलावा, चावलों के अलावा। उन्होंने कहा जी कि जी चावल ना खाना, आलू ना खाना, जिदे नाल रेशा हुंदा ओह ना खाना। खिचड़ी ते लाया है मैनू। किस पे लगाया हुआ है? खिचड़ी पे। खिचड़ी पे लगाया हुआ है, चावल मना किए हुए, ये क्या बात हुई? ऐही ते डॉक्टर साहब मैं देख रहा था प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ, मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ को पूछना। चले मैं बताता हूँ जी आपको। हो गया, चावल बना और खिचड़ी पे लगाया। मतलब ये वो वाला बात है कि वो पंजाबी की कहावत है कि पकोड़े खांदी है तेल तो परहेज कर दी है। तो मतलब जो हकीम साहब हैं, आजकल हकीम भी हमने हकीम का पुत्र हकीम माना हुआ है, मौलवी का पुत्र हमने मौलवी बनाया हुआ है और पीर का पुत्र हमने पीर बनाया हुआ है, तो फिर हमारे ये हालात तो रहेंगे ना, ये मसाइल रहेंगे। बेसिकली ये तो अब हेल्थ केयर कमीशन आ चुका हुआ है, ड्रग एक्ट भी आ गया हुआ है। अब ये तो पंजाब का जो हेल्थ केयर कमीशन है उनको चाहिए कि वो अब इस काम के लिए निकलें, और जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उस ड्रग एक्ट के अंडर आते हैं उनको जाहिर वही प्रैक्टिस कर सकेंगे, और जो नहीं आ रहे उसके अंडर उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अब लेकिन मसाइल कॉलर है हमारे साथ, सीमी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं ननकाना साहब से। जी जी बोले। जी डॉक्टर साहब, आपने मुझे दवाई दी है गर्मी और सरी के लिए, तो क्या मैं दही खा सकती हूँ और खजूर नाश्ते में कितनी इस्तेमाल करूँ? दोबारा बताइएगा जी, क्या एडवाइस किया था आपने? मुझे वो खुराक वाला चार्ट दिया था, तो आपने कहा था कि आपको गर्मी और सरी की जरूरत है जी, तो दही खा सकती हूँ मैं, और खजूर आपने बताया नाश्ते में, वो कितनी खाऊं? नहीं, उसमें ये देखना है कि दही तो आपके मिजाज पे नहीं आती, खजूर अलबत्ता खा सकते हैं आप। हेलो जी जी, दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते और खजूर जो है वो आप खा सकते हैं। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब अगर स्टमक की टाइप्स के हवाले से बात करें तो ये इसकी किस तरह हम कितनी इसको टाइप्स में लेके जा सकते हैं? देखें, टाइप्स इसकी तो बेसिकली 3 बनती हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। जैसे एक को असाबी कहते हैं, दूसरी गुद्दी तहरीक कहेंगे, तीसरी हम उजलाती तहरीक कहेंगे। लेकिन इसमें ज्यादातर जो देखा गया ना वो हमारी गर्मी खुश्की या सर्दी खुश्की का अंसर जो है वो पेशेंट में ज्यादा है। हम देखें आलू, गोभी, मटर, उसके बाद चावल और उसके बाद चिकन, उसके बाद अंडा, ये सारी चीजें बादी आती हैं। जैसे अभी वो पहले कह रहे थे ना कि जी चावल बताया कि मना किए नहीं खाने, लेकिन खिचड़ी खा लो, तो भैया चावलों की ही खिचड़ी बनती है। खाली एक दाल डाल लेने से क्या चावलों का बादीपन जो बलगम जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो बनेगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह से अंडा बादी है, मुर्गी बादी है, दाल माश बादी है, चने और चने की दाल जो है ये भी तजाबियत और बादीपन की तरफ लेके जाती है। हमें ये देखना है कि वो जो अल्लाह ताला की ये नेमतें भी अल्लाह ने पैदा की हैं, कद्दू हैं, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, सरसों का साग है, मेथी है, मूंगरे हैं, इन चीजों की तरफ भी हमें आना पड़ेगा। अगर हमने इन चीजों को नजरअंदाज किया हुआ है तो इनकी कमी की वजह से वो जो दूसरी चीजें हम खा रहे हैं उनकी ज्यादती हो रही है, फौसद मादे जिस्म के अंदर बढ़ रहे हैं और उसके मसाइल जो आएंगे वो फिर आगे चल के हो सकता है जोड़ों में दर्द
यूरिक एसिड आपका जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाए, रुकना शुरू हो जाए, या उसकी कसरत पैदाइश से मतलब यूरिक एसिड अगर ज्यादा बनना शुरू हो गया तो उससे भी बहुत सारे मसाइल आगे, जोड़ों में दर्दें, कमर में दर्द, फिर कभी डॉक्टर कहता है कि आपकी डिस्क स्लिप है, कभी कहता है कि आपके मोरे हिल गए हुए हैं, कभी वो कहता है कि मोरों की हड्डियां बढ़ गई हुई हैं, कभी वो आपके शटीका पेन आ गई, सर में दर्द है, मुख्तलिफ जिस्म के अंदर उजलाती व असाबी दर्दें जो है वो बेशुमार होती हैं, और उनसे जितने मसाइल हैं, फिर ये अलार्म बज रहा है किसी एक चीज की खराबी का। हम दर्द की दवाइयां खा खा के, पेन किलर्स वगैरह, उस अलार्म को खराब कर रहे होते हैं। रक्षिंदा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स ने किसी को कर्ज देना है और वो बंदा उसके दरवाजे पे पैसे लेने के लिए आया खड़ा है और वो बार बार बेल बजा रहा है, डोर बेल बजा रहा है, तो अंदर वाले जो है वो समझते हैं यार बाहर भी नहीं जाना और क्या कहें इसको निकल के, वो तो अब हम झूठ बोल बोल के थक गए। तो वो अगर घर से अंदर से जो है ना वो मेन स्विच ऑफ कर दें और वो बंदा बेल बजा, जाहिर बेल बजाएगा, अंदर वो डिस्टर्ब हो रहे थे, अंदर से मेन स्विच उसने ऑफ कर दिया तो बाहर से बेल बजने का अलार्म जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। हम दर्द की दवाइयां खा खा के अपने उस नर्वस सिस्टम के अलार्म को बंद कर लेते हैं कुछ घंटों के लिए, और दर्द हो रही होती है, महसूस नहीं होती। तो ये जो दर्द की दवाइयां हैं, इनका बेजा इस्तेमाल जो है वो जिगर का, मैदे का, उसके बाद हेपेटाइटिस का होल बॉडी और बहुत सारी आपके जिस्मानी बीमारियों का सबब बन रहा है। हमारे साथ एक कॉलर है, मतीन है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम साहब। जी सर, मैं जिगर और मैदे पे सोजिश है और कहाँ पे जी? कराया, मेरा भी अभी पॉजिटिव आया एच प्लोरी। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा जी। एच प्लोरी पॉजिटिव आया है। एच प्लोरी पॉजिटिव आया, ठीक हो गया सर, बताता हूँ आपको जी। देखें वसीम साहब, बात यह है कि ये एच प्लोरी जो आपका पॉजिटिव आया ना, ये नेगेटिव हो सकता है। उसके लिए फिर आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा, मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, 24 घंटे ऑन होते हैं लोगों की खिदमत के लिए। क्या आपने लेकिन जो कैवे का बताया था क्या एच पैलोरी के लिए? जी मैं वही बताने लगा था कि एच पैलोरी के लिए जो आपके लिए बेहतरीन कावा है ना, कि आप अदरक ले लें, जीरा सफेद ले लें, उसके बाद सबस पुदीना ले लें और कलवंजी ले लें, और इसको मजीद और अच्छा करना हो तो इसके अंदर थोड़ी सी एक लकड़ी दालचीनी की भी डाल लें, तो ये इसका कावा बनाया जाए। और इस कावे को आप नीम गरम शहद डालकर अगर आप इसको सुबह दोपहर शाम पीना शुरू करें, और खुराक जो है वो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको ग़िज़ाई डाइट प्लान देंगे, तो वो डाइट प्लान जो है ना वो उन तमाम मरीजों के लिए है जो मैदा, तजाबियत, गैस, कब्ज़ और रोज़ाना जो है वो फरंगी तिब की दवाइयाँ खाते रहते हैं, इस हवाले से कि शायद हमारा मैदा जो है वो ठीक रहेगा या ठीक हो जाएगा। तो उन दवाइयों से तो खैर नहीं होता, उन डॉक्टर्स को तो ये भी नहीं पता कि इसमें उनको खुराक क्या खिलानी है। कल मैंने एक पेशेंट मेरे पास मुजफ्फरगढ़ से आया और उन्होंने उसके गुर्दे डायलिसिस पे पहुंचे हुए हैं, हफ्ते में रक्षंदा 2 दफा उसके गुर्दे जो है ना वो डायलिसिस हो रहे हैं। 7-8 हज़ार रुपया जो है ना वो डॉक्टर साहब उससे एक दफा डायलिसिस करने का लेते हैं, और बाकी दवाइयाँ और मुख्तलिफ खर्चे 12-15 हज़ार रुपया उनको घर से डॉक्टर और डॉक्टर से घर वापस तक ये उनका खर्चा पड़ रहा था। मैंने कल उनका डाइट प्लान देखा उस डॉक्टर साहब का, मैं नाम नहीं लूंगा, बल्कि वो बड़े अच्छे एक मुल्तान के एक इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे ओहदे पे वो डॉक्टर साहब हैं और बड़े आला डिग्रियां उनकी पूरी दुनिया से ली हुई हैं। लेकिन जब मैंने वो डाइट प्लान उनका देखा जो उनके प्रिंट था, तो उसके अंदर चावल भी लिखे हुए थे, उसके अंदर मटर भी लिखे हुए थे, उसमें अंदर गोभी, फूल गोभी भी लिखी हुई थी, बंद गोभी भी लिखी हुई थी, दाल माश भी लिखी हुई थी, चने की दालें भी, चने की दाल और चने भी लिखे हुए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये डॉक्टर साहब ने इस मरीज के लिए ये जो ग़िज़ा एडवाइस की हुई है ये कितना अंधेरे में है कि ये आम लोगों को ये पता है कि किसी को अगर आप ये कह देना कि मेरे यार इधर इस जगह पे गुर्दे वाली जगह पे कोई दर्द सी फील होती है या चुभन पड़ती है, तो दूसरा बंदा उसको मशवरा दे रहा होता है कि यार ये गुर्दे की दर्द हो सकती है, कोई पथरी शतरी तो नहीं है, कोई टेस्ट करवाओ, या पेशाब कोई जल के रुक के आ रहा है, इस तरह से, तो वो फौरी उसको कहेंगे यार इसके लिए ना चावल अच्छे नहीं, आप चावल ना खाओ। लेकिन मैं हैरान हूँ उस डॉक्टर साहब पे जिसको FCPS और FRCPS की डिग्रियां और बहुत कुछ तो दुनिया से मिल गया, लेकिन उन्हें खुराक का ये नहीं पता था कि डायलिसिस के केसेस के अंदर चावल खिलाने हैं या नहीं खिलाने। ये मेडिसिन ले और आपको देखिए रक्षंदा, अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारे अखबारात भरे पड़े हैं कि डॉक्टर्स को जो है ना वो कंपनीज चला रही हैं पीछे बैठ के, उनको बहुत सारे ये इश्यूज अखबारात में भी उठे हैं, लोगों ने भी स्टडी किए हैं। कल भी मुझे कोई बता रहा था कि जी मैंने भी अखबार में ये पढ़ा था कि डॉक्टर्स को जो है वो पीछे से उनको मंथलियां लगी हुई हैं, वो उसी कंपनी की दवाइयां लिख रहे होते हैं, ये तो बहुत और गलत है, इंसानियत के कहीं साथ से उसको गाड़ी मिली हुई है तो उसने ज़ाहिर उसी की दवाई लिखनी है। हम डॉक्टर्स के पास जब जाके बैठते हैं हम अपने
हम अपनी बीमारी डॉक्टर ने डायग्नोज करनी है कि हमारे अंदर एक्चुअल रूट काज उस प्रॉब्लम का क्या है, लेकिन हम जाके अपनी इलामात सिम्टम्स जब बताना शुरू करते हैं तो डॉक्टर हर सिम्टम के ऊपर एक एक गोली लिखना शुरू कर देता है, सफा खत्म हो जाता है, मरीज की अभी बात खत्म नहीं होती। मरीज अगर ज्यादा इंसिस्ट करे तो उसने पेज के बैक साइड पे भी 2-4 गोलियां लिखनी और उसने कहना जी ये आप अगले 15 दिन खाएं या 20 दिन खाएं या 2-4 हफ्ते खा के फिर मेरे पास आइएगा, अल्लाह खैर कर देगा। और ग़िज़ा के बारे में पूछें तो वो वहां पे बिल्कुल अंधेरा है, वो कह देते हैं जी जो दिल करता है। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, हीरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे सर में ना शदीद किस्म की बर्निंग होती है, पेन नहीं होती, बर्निंग होती है। बर्निंग होती है वो जी मैंने 1-2 डॉक्टर से को भी दिखाया है, वो मेडिसिन दे देते हैं लेकिन वो वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाती है लेकिन वैसे ठीक नहीं होती और मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो क्यों हो रही है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, निज़ामे इंहज़ाम जो आपका खुराक हजम करने का, मैदे का फंक्शन वो कैसा है? हाँ डाइजेशन वाला काम तो बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, आप जल्दी से 2-3 अपनी फेवरेट सब्जियां बताएं जो ज्यादा खाई जाती हैं। सब्जियां मैं गाजर बहुत शौक से खाती हूँ, मटर खा लेती हूँ, पालक खाती हूँ, गोभी खाती हूँ, चिकन का इस्तेमाल। अच्छा ठीक है, गोश्त में? गोश्त मुझे ऐसा पसंद नहीं है लेकिन फिर भी चिकन बनता है चूंकि घर में तो वो खा लेती हूँ। वेरी गुड। और अब ये दालों में बताइएगा 1-2 दालें या चने वगैरह कौन से? वाइट चने और माश की दाल। जी ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, वही देखें चिकन का इस्तेमाल यहाँ जो है रक्षंदा चिकन का इस्तेमाल भी आया, यहाँ पे मटर और गोभी की बात भी हुई। जितनी चीजें इन्होंने बताई हैं उसमें एक चीज जो है ना वो दूसरे ग्रुप की है, बाकी सारी चीजें सिर्फ एक ग्रुप की है। मजीद हम बात करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर है, अस्मा है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम जी, अस्मा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। जी बताएं। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी बोलिएगा, बताएं। मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे इसका बता दें कुछ। वेट बहुत ज्यादा हो गया? हाँ जी बहुत ज्यादा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अच्छा देखें, वेट बहुत ज्यादा हो गया तो इसके बारे में ये है कि मोटापे पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। मोटापे की 3 किस्में होती हैं। एक होता है स्वेलिंग वाला कि जहां दबाएं वहां गड़ा पड़ता है और वो फिर दोबारा हेल होते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है। और दूसरा मोटापा होता है जिसमें जिस्म कसा हुआ, सख्त, टाइट, पेट मटके की तरह फूला हुआ, इस तरह का। और एक तीसरा मोटापा होता है जिसमें जिस्म नरम, पिलपला, ढीला, लटका हुआ, वाइब्रेट करता हुआ। तो ये अब इनको देखना है कि पहले तो इनमें से इनकी किस्म कौन सी है और फिर उसके बाद मुझे जो है ना वो बाद में फोन कर लीजिएगा मेरे मोबाइल पे, तो फिर मैं उसका हल बता दूंगा। और वो जो पहले जो बात कर रही थी, उन्होंने जितनी भी चीजें बताई लोगों ने भी सुना है उसको, उसमें सिर्फ एक चीज जो है ना उनके जिगर से रिलेटेड जो खुराक बनती थी वो सिर्फ एक गाजर का उन्होंने नाम लिया, और अगर मेरा ख्याल है उन्होंने भिंडी तोरी का नाम लिया हो तो वो शायद उसकी बनती है। बाकी जितनी भी उन्होंने खुराक बताई दालों में, गोश्त में और सब्जियों में, वो सारी की सारी बलगम रेशा पैदा करने वाली और यूरिक एसिड बढ़ाने वाली खुराक थी, जिस्म में सर्दी खुश्की या गर्मी खुश्की का अंसर पैदा करने वाली थी, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियों का सबब वो मजमुआ बन सकती हैं। तो उसके साथ जब आपने गाजर का जिक्र किया तो कद्दू भी ले लें, टिंडे भी ले लें, काली तोरी भी ले लें, उसके बाद आप भिंडी तोरी भी ले लें, उसके बाद शलजम भी ले लें और पेठा कद्दू भी ले लें। शिमला मिर्च भी खाली पकाई जा सकती है, मेथी भी खाली पकाई जा सकती है। सरसों का साग इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा है और उस बातों के साथ है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपने पालक का जिक्र किया, वो दूसरे ग्रुप की चली जाती है। तो ज़ाहिर ये मसाइल हैं जो आपने खुद खुराक से किए हुए हैं, और फिर जब बड़े मसले पे पहुंचते हैं तो फिर हम कहते हैं अल्लाह ने मुझे पता नहीं क्यों बीमार कर दिया है। तो अल्लाह बीमार नहीं कर रहा, अल्लाह ने तो सारी चीजें दी हैं बैलेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन खाना वो है जो सिंगल डिश हो। सिंगल डिश से मुराद कि एक सालन, इससे ज्यादा ना हो। हम इस वक्त जो है वो 2-4 मुख्तलिफ किस्म के सालन्स बनाते हैं, उसके साथ स्वीट डिशेस होती हैं, उसके साथ और सैलड्स वगैरह और मुख्तलिफ चीजों का। सब हम ऐसी चीजों को तो खुद इग्नोर करते हैं, सब्जियां, दालें, गोश्त, स्पेशली जब पक्का होता है तो हम वो शौक से खाते हैं। नहीं ये रूटीन में है हमारे मैटर। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देता हूँ, हम खुद मतलब कि अपने आप को जो है ना देखें, आपको मेरी लॉजिक जो है ना वो समझ आएगी कि एक तरफ आप शेर को ले लें, लाइन जिसे कहते हैं शेर, और दूसरी साइड आप पे बुल ले लें जिसे बैल या वच्छा कहते हैं। तो इन दोनों की खुराक को देख लें
और दोनों के अंदर दोनों की खूबसूरती और जिसामत को भी देख लें और उसके बाद दोनों के अंदर ताकत को भी देख लें। शेर के पंजा मारने के अलावा की अगर हम बात देखें तो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शेर में ज्यादा ताकत होती है। शेर को अगर आप कभी हल जोतने पे लगाएं या उसको कभी बैलगाड़ी की जगह पे शेर को जोतें तो फिर पता चल जाएगा शेर में ताकत कितनी है। शेर जो है वो गोश्त खाता है और वो जो बैल या बुल था वो चारा खाता है। वो ग्रीन मतलब नबातात पे है और वो सारा जो है वो मीट पे अपनी जिंदगी को रखता है। तो दोनों के अंदर फर्क देख लें। खूबसूरती में बैल सबसे अच्छा है, खूबसूरत भी नजर आता है और बैल के अंदर ताकत भी ज्यादा है और वो काम काज और उसमें जितना हम उससे हेल्प आउट इंसान लेता है। इंसान को सब्जियों की तरफ ज्यादा आना है। गोश्त अगर खाना है तो बकरे के गोश्त के अलावा अगर कुछ खाना है तो फिर आप मुर्गी खाएं, वो भी देसी मुर्गी हो, ये फार्मी जो मिस्री मुर्गियां होती हैं वो ना हो। और उसके बाद इसके अलावा परिंदों का गोश्त है। हमने परिंदों के गोश्त को तो बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है, हम उसको समझते कुछ नहीं कि चिड़े भी हैं, बटेर भी है, तितर भी है, मुर्गाबी भी है और बहुत सारे ऐसे अल्लाह ताला ने परिंदे पैदा किए हैं। कबूतर बहुत अच्छा है। आप देख लें कि जब फालिज होता है किसी को या लकवा होता है या पट्ठों के कोई मसाइल होते हैं तो उस वक्त हम जंगली कबूतर जो है वो उसको हम ढूंढ रहे होते हैं या उसको खा रहे होते हैं। तो इन चीजों की तरफ आना है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब वो जन्नत में पहुंचेंगे, जन्नत कुरातुलैन में, तो वहां कुरान में जिक्र है कि उनको 70 हूरें दी जाएंगी और उनको अदरक का कावा दिया जाएगा और परिंदों का गोश्त दिया जाएगा। और जो मन्नो सलवा की बात मूसा अलैहिस्सलाम पे कुरान में अल्लाह ताला ने बयान की है, मन्ना का मतलब है नबाताती खुराक और सलवा का मतलब है परिंदों का गोश्त। जी डॉक्टर साहब, इस पे मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ राशिद मुगल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब ने गल करनी है जी। वालेकुम सलाम जनाब, बताइएगा। डॉक्टर साहब मैनू बीपी बड़ा रहंदा जे ते मैंने मतलब सिर च भी पीड़ हुंदी है तो समझ नहीं आती, तो कई बारी ना मेरे पट्ठे भी खिंचे जाते हैं। कितने अरसे से ब्लड प्रेशर है? डॉक्टर साहब कोई 3-4 साल हो गए ने। क्या दवाई ले रहे हैं? डॉक्टर साहब एक को गोली एक टेनॉर्मन ते वो पता नहीं ईसीआई गेदा दी है, तो मतलब वो खाना है सुबह भी नाश्ते के बाद। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि ये कितनी की देर खानी है? डॉक्टर ने रखा सुबह नाश्ते बाद भी खावनी है तो रात में भी खावनी है। अच्छा ठीक है जी, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मेडिसिन आपने बाकायदगी से खानी है, खुराक का कोई देखिए खुराक का कॉन्सेप्ट कोई नहीं डॉक्टर्स के यहाँ। वो कहते हैं खुराक जो मर्जी खाएं या दो एक चीजें बता दी, उन दो चीजों का ताल्लुक फिर आगे कह दिया, बाकी बादी चीजें नहीं खानी या ठंडी चीजें नहीं खानी या फलां चीजें नहीं खानी या आपने बड़ी जो है ना वो डाइट बैलेंस करके लेनी है। बैलेंस से क्या मुराद है? डॉक्टर्स को खुद नहीं पता तो उन्होंने उस मरीज को क्या बताना है, उसको क्या पता कि उसकी डाइट बैलेंस कैसे होगी। और जहां तक ये ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है तो ब्लड प्रेशर के लिए एक तो फरंगी तिब में दवाइयां सारी उम्र खानी है और रोजाना बिला नागा खाते रहें, फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है, फिर भी हमारा जो है ना वो ब्रेन हेमरेज हो रहा है और आंखों पे इफेक्ट भी हो रहा है, काला मोतिया का अटैक, ग्लाइकोमा का अटैक भी आ रहा है, सफेद मोतिया भी हो रहा है, उसके बाद हमारे जोड़ों में दर्दें, पट्ठों में खिंचाव, ये सारे मसाइल। लेकिन ये दवाइयां साथ साथ गुर्दों ने फिल्टर करनी है। डॉक्टर साहब ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल या रोजाना की मतलब हम इस वक्त जो है ना वो खुराक कम खा रहे हैं और दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं। दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ज्यादा करें। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है बल्कीस है चकवाल से। जी बल्कीस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरे सारे तले जिस्म को ना दर्द होती है। ठीक है। गिल्लट भी है बहुत ज्यादा। जी ठीक, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया जी। सारे जिस्म में दर्दें हैं जी। इनको बेसिकली ये चाहिए कि आप 1 गिलास गर्म दूध लें, उसके अंदर आप 1 चम्मच जो है वो देसी घी डालें और 1 चम्मच आप छोटा चाय वाला उसके अंदर सही खालस घर की पिसी हुई हल्दी डाल लें और इसको आप रोजाना जो है ना वो दिन में 1 या 2 दफा लें। आप 5 दिन करके और उसके साथ आपने बकरे का गोश्त लाना है बतौर दवाई। आपको बताने लगा हूँ, ताज़ा गोश्त लेके आना है, बैक चौंप ले आए या उसकी गर्दन का या पुठ का गोश्त लाना है, उसकी 3-4 बोटियों की काली मिर्च और देसी घी में यखनी बना के आप 5 दिन यखनी इस्तेमाल करें। और जो मैंने आपको उससे पहले चीज़ बताई वो दोनों ये काम करके फिर आप 5 दिन बाद हमें बताइएगा तो आप कहेंगे जब मेरी वो जो दर्दें वगैरह हो रही थी, जो खिंचाव होता था, जो कमजोरी हो गई थी, जो मुझे चक्कर आते थे, घबराहट होती थी, काम काज करने को दिल नहीं करता था। ये आपकी फुल बॉडी में पेन। देखें हम जो बोन्स वीक की बात करते हैं, ये कभी हम मसल्स वीक की बात करते हैं और फिर हम पता हमारा कॉन्सेप्ट किधर जाता है, जो माइंड सेटअप बना हुआ है कि इसके लिए हमें विटामिन लेने चाहिए, इसके लिए हमें कैल्शियम लेनी चाहिए। विटामिन जितने हैं ये जिस्म के अंदर जाके सर्दी खुश्की का अंसर पैदा करते हैं। कैल्शियम बजाते खुद अगर ये हम खुराक से ले तो वो ज्यादा बेटर है।
देखिए खुराक से भी लें, कभी भी मुझे ये पहले बताएं कि कितने डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कभी मरीजों को ये लिखा हो कि आप पहले जाएं अपने ब्लड टेस्ट करवा के लाएं कि जिसमें ये पता चले कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है या आपके अंदर विटामिन ए बी सी किसकी कमी है, B12 या B6 की कमी है, पहले ये टेस्ट करवाएं। टेस्ट कभी नहीं करवाए, हम ये देखते ही नहीं कि अंदर किस विटामिन की कमी है और किसकी नहीं है, कौन से विटामिन पूरे हैं, किसकी ज्यादती हो चुकी है, लेकिन हम मल्टीविटामिन लिख देते हैं। जिस विटामिन की अंदर ज्यादती हो जाएगी उससे जो मसाइल आएंगे वो डॉक्टर साहब आप बेहतर समझते हैं, लेकिन खुदा के लिए इन मरीजों पर रहम करें, सिर्फ नुस्खा जात ना लिखें, इनको खुराक गजा की तरफ लेकर आएं। अगर हमने इन मरीजों के साथ दिलो जान से सिंसियर हैं और अगर हम इनके खैर खा हैं और अगर हम वाकई ही वो मसीहा हैं जिसमें अल्लाह ताला ने जो हमें जो हुनर और पेशा अता कर रखा है, ये बहुत बड़ी इबादत थी और हमें इस इबादत को सर्विंग ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, खिदमत खल्क असल में इबादत खुदा है, उस पे अगर हमें जाना है तो हमें खुराक गजा और इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, इन्हें पढ़ना पड़ेगा, इन्हें हमें अपने निसाबों का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मेरे अगर इख्तियार में हो तो मैं तमाम डॉक्टर्स खा वो जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, खा वो एलोपैथिक्स हैं, होम्योपैथिक्स हैं या हुक्मा है, इनके कॉलेजेस के अंदर गजा और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुरान के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने गजा और उसका जो तस्वर दिया है, इसके कोर्सेज जो हैं वो इनको करवाए जाने चाहिए, वरना फिर इनकी प्रैक्टिस पे बैन कर देना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, असद है इस्लामाबाद से। जी असद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे आज ये बात करनी थी कि जब मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ ना तो मेरी कनपटी के पास ये जो वेन्स होती हैं इस तरह ये फटती होती है कि जैसे ये अभी फट जाएंगी और मैं यहीं पर गिर जाऊंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्या होता है। घर जाके जब मैं रेस्ट करता हूँ सोता हूँ तो सही हो जाता है, लेकिन सारा दिन ऐसे होता है जैसे एक हार्ट बीट की तरह वो मेरी दोनों वेन्स दोनों साइड की ना वो बिल्कुल फट रही होती है। जी सर, मुझे इसका कोई इलाज या मशवरा दें कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, मुझसे तो ऑफिस में बिल्कुल नहीं बैठा जाता। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक करके देखा जब ये इस तरह से ऐसा हो रहा होता है? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, अभी मैं रात को अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही गया हुआ था, उसने चेक किया, नॉर्मल ही था, उसने मुझे ये बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि है कितना। ये क्या बात हुई, आपको रीडिंग लेनी चाहिए थी, नॉर्मल से क्या मुराद होती है? मैंने उससे कहा भी है कि मुझे रीडिंग चाहिए, लेकिन उसने कहा आपका नॉर्मल ही है, और जो मेडिसिन उसने दी है वो भी मैंने चेक करवाया, उसने भी बताया, जो लड़के ने दी मेडिसिन उसने कहा कहता ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, ये सिर्फ आपकी पेन किलर दी है उन्होंने। चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ ये भी हो सकता है कि इसके तेजाबियत भी हो सकती है, इसके गैसेस भी हो सकते हैं, आपकी नींद की कमी भी हो सकती है, आप ज्यादा अगर स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं तो भी हो सकता है, बर्डन और ओवरवर्किंग अगर करते हैं तो उसकी वजह भी हो सकती है, और आप कोई 3 दिन कंटिन्यू या जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही होती है तो उस वक्त आपने 3-4 डिफरेंट टाइम्स के अंदर आपने अपना ब्लड प्रेशर रीडिंग वाला चेक करवा के रीडिंग लेके देखें। डॉक्टर अगर लो जा रहा हो ना तो डॉक्टर उस भी कह देते हैं नॉर्मल है, हमने सिर्फ एक ही चीज तस्वर रखा हुआ है कि हाई होगा तो इसको कुछ तरफ जाना है, अगर वो लो हो रहा है तो उससे भी बहुत ज्यादा मसाइल आ रहे हैं। टाइम शॉर्ट है, आप डाइट चार्ट बता दें इसके स्टमक के हवाले से। देखें जी, उसमें जब हम आते हैं तो ये जो तजाबियत है, जलन, गैस, कब्ज और मैदे के जो मरीज हैं, क्रॉनिक पेशेंट जो हैं, बहुत पुराने जो मुख्तलिफ दवाइयों पर रोजाना बिला नागा लगे हुए हैं, उनकी खुराक जो है वो ये बनेगी कि नाश्ते में वो मीठे अंडा भी बना के ले सकते हैं, फ्राई अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि अंडा देसी होगा, ब्रायलर वाला नहीं होगा। उसके बाद आम का मुरब्बा, खजूर है, चिलगोजे हैं, खुबानी खुश्क है, बादाम का हलवा बना के ले सकते हैं, सूजी का हलवा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, मूली वाली रोटी ले सकते हैं बगैर घी के, और घी में दूध और शहद डालकर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कावा बना के पियेंगे, जीरा सफेद 1 ग्राम, सब्ज इलायची 3 अदद और सुंड 1 ग्राम, 1 गिलास पानी में डालकर आप इसको जोश देंगे, और जब ये हाफ गिलास बाकी रह जाएगा तो नीचे उतारकर पुन कर उसमें शहद डालकर आप इसको दिन में 3 दफा पियेंगे। उसके बाद दोपहर और रात का जो खाना आप लेंगे उसमें आप गोश्त बकरे का शोरबे वाला या सब्जी में डालकर, सब्जियां भी मैं आगे बताऊंगा, सब्जी से मुराद हर सब्जी नहीं होगी। उसके बाद गोश्त देसी मुर्गी का हो सकता है, कलेजी हो सकती है बकरे की, देसी अंडे हो सकते हैं, मेथी हो सकती है, साग हो सकता है, तारे मीरे का, सरसों का साग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसीलिए हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। फिर सेम टाइम सेम चैनल एक नए टॉपिक के साथ मंडे को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।